हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स थियरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है वन शॉट लेक्चर में। आज बजा हमें पढ़ना है इस चैप्टर के 2 मात्र एग्जाम्पल और 6 एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एंड बिलीव मी, आप ये लेक्चर खत्म करोगे उसके बाद आपको ये टॉपिक वापस रिवाइज भी नहीं करने पड़ेंगे। इतना अच्छे से आपके दिमाग के अंदर ये सब फिट हो जाएगा। और बच्चा, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप नोट्स को कभी भी कहीं भी अपने कन्वीनियंस पे रिवाइज कर सकते हो, रिफर कर सकते हो। चलिए बच्चा, शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा थियरी क्वेश्चन है, तो मैंने सॉल्यूशन साथ में ही रख दिया हुआ है। सो क्वेश्चन इज, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट is incident on a surface separating two media, the reflected light and refracted light both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. ओके तो बच्चा, ऐसा कहा है कि अगर ये सरफेस है जो 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया को अलग कर रहा है, और अगर इसके ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो वी नो दैट कुछ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होगी, राइट। तो अगर बच्चों ये लाइट का फ्रीक्वेंसी एफ है, तो रिफ्लेक्टेड का भी फ्रीक्वेंसी एफ होता है और रिफ्रैक्टेड का भी फ्रीक्वेंसी एफ होता है। ऐसा क्यों? तो बेटा, ये दोनों लाइट के निकलने के पीछे का रीजन है इंटरैक्शन बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द एटम्स ऑफ द मीडियम, राइट। ये जो आपने लाइट इंसिडेंट करी, वो मीडियम के एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा, राइट, और वो करेगा एटम को एक्साइट। तो जैसे ही बच्चों लाइट गिरेगी, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एटम है, और जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरी, राइट, तो लाइट के गिरते ही ये एटम भी क्या करेगा बच्चों? ऑसिलेट करना शुरू करेगा विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इटसेल्फ, राइट। तो ये एटम भी ऑसिलेट करेगा, जितनी फ्रीक्वेंसी आपने उसके ऊपर गिराई है वही फ्रीक्वेंसी से। अब जितने फ्रीक्वेंसी से ये एटम ऑसिलेट कर रहा है, वही फ्रीक्वेंसी की वो लाइट भी एमिट करता है, राइट। तो जो लाइट एमिट करेगा वो भले वो रिफ्लेक्टेड हो या वो रिफ्रैक्टेड हो, सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है बच्चों? सेम ही रहती है, राइट। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन लिखा क्या गया है बच्चों। सो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्शन अराइजेस थ्रू इंटरैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द एटॉमिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर. Atoms may be viewed as an oscillator which take up the frequency of the external agency causing forced oscillation, right? तो एटम को अपने ऑसिलेटर मानेंगे। जैसे ही लाइट गिरेगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी से एटम भी क्या करेंगे? ऑसिलेट करना चालू कर देंगे। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ चार्ज ऑसिलेटर इक्वल्स इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सीखा होगा कि पार्टिकल जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, वही फ्रीक्वेंसी का वो रेडिएशन छोड़ता है। तो यहाँ पे आपका एटम और चार्ज एटम जितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, वही फ्रीक्वेंसी का वो रेडिएशन छोड़ेगा। ओके, चलिए, सो दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। चलिए, सेकंड क्वेश्चन बच्चों। सो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द स्पीड डिक्रीजेस, है ना। लाइट जब रेयर में से डेंस मीडियम में जाता है तो लाइट स्लो डाउन हो जाता है। डज द रिडक्शन इन स्पीड इंप्लाई अ रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द वेव? अगर वो वेव डेंस मीडियम में स्लो हो गया, इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी कम हो गई? नहीं बेटा, क्योंकि वेव की एनर्जी डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर, ना कि स्पीड के ऊपर, राइट। और एम्पलीट्यूड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होता नहीं है, इसीलिए एनर्जी चेंज होती नहीं है। तो आंसर इज नो। वी सिंपली राइट एनर्जी कैरिड बाय अ वेव डिपेंड्स ऑन व्हाट? एम्पलीट्यूड। बच्चा, क्या लिखा है? एनर्जी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड चेंज होता नहीं है। चलो, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, वेव पिक्चर, बच्चा, वेव पिक्चर में इंटेंसिटी होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये हम बार बार यूज करेंगे कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। किसके अंदर बच्चों? वेव के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन अ फोटोन पिक्चर? याद करो ड्यूअल नेचर चैप्टर। कहां से याद करेंगे, वो तो इसके बाद का चैप्टर है। ठीक है, बहुत जल्दी वो चैप्टर भी आ जाएगा, ड्यूअल नेचर भी। ओके, तो सवाल ये है बच्चों कि फोटोन के पिक्चर में इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है?
वेव के पिक्चर में इंटेंसिटी मतलब स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो फोटोन के पिक्चर में बच्चों इंटेंसिटी होता है, फोटोन पता है ना, फोटोन मतलब लाइट के अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट्स को कहा जाता है फोटॉन्स। तो इंटेंसिटी का मतलब है कि अगर आपको यूनिट एरिया दिया है तो उसके ऊपर यूनिट टाइम में कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, राइट। तो बच्चों चलो, फोटोन पिक्चर के अंदर फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन फोटोन पिक्चर इज डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जो मैंने आपको बताया कि यूनिट एरिया में से एक सेकंड में कितने फोटोन पास हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर। इज क्लियर बच्चों? देखो ये थियरी क्वेश्चंस है, समझना जरूरी है, यू नेवर नोस आगे जाके कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आपको कितने मार्क में आ जाए। तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का बच्चा, सब पढ़ने का, बराबर एक बार देख लिया तो ये समझ में आ ही जाएगा, आपको वापस रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। बट एक भी बार देखे भी ना जाओगे तो फिर गया। चलो अगला क्वेश्चन, एक मात्रा न्यूमेरिक, ये मेरा बहुत फेवरेट न्यूमेरिक है। क्या कहा है? डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड। समझो, व्हाट डू वी हैव? वी हैव टू क्रॉस्ड पोलराइड, मतलब एक पोलराइड बच्चों आपका ऐसे है, ये आपका एक पोलराइड है बच्चों, ठीक है, और इसके क्रॉस मतलब परपेंडिकुलरली एक दूसरा पोलराइड है, ठीक है। लेट मी कॉल इट पोलराइड नंबर 1 एंड इट इज पोलराइड नंबर 2। देखिए दो पोलराइड कैसे एक दूसरे को क्रॉस है बच्चा, परपेंडिकुलर है। हमें क्या करना है? व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड, मतलब इन दोनों पोलराइड के बीच में हम एक तीसरी पोलराइड शीट ले ले, लेट्स कॉल P3, और इसको अगर हम रोटेट करते हैं, राइट, इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी कैसे वेरी होगी? तो एक शीट ऐसे है बच्चों, एक शीट ऐसे है, समझ लो, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, और तीसरी शीट बीच में अपने को घुमानी है ऐसे, और हमें बताना है कि जो लाइट बाहर जाएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा। ओके, रेडी विद दिस? बड़ा सिंपल सा है, देखो। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे अगर आपके पास नॉन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, तो सबको पता है कि जब नॉन पोलराइज्ड लाइट पोलराइड में से पास होती है तो लाइट कैसी हो जाएगी? खुद पोलराइज्ड हो जाएगी। ये क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं पास एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे आपकी लाइट पोलराइज्ड होके बाहर आएगी, मतलब दिस इज द लाइट यू हैव। चलिए, अब जब ये लाइट बच्चा इस पोलराइड के ऊपर गिरेगी, राइट, तो देखो इस पोलराइड का पास एक्सिस ये पोलराइज्ड लाइट के साथ एंगल बना रहा है। आपकी लाइट इस तरफ पोलराइज्ड है, दिख रहा है आपको, वर्टिकल। तो सपोज यहां पे आपका एंगल कितना है बच्चों? थीटा है। तो याद करो मालस लॉ क्या कहता है? मालस लॉ कहता है बच्चा कि I इक्वल टू I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम सिंपली यहां पे लिखेंगे बच्चों कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम पोलराइड P2। चलो सपोज यहां पे जो लाइट आई बच्चों, जो लाइट पोलराइड हुई, पहले पोलराइजर ने जो लाइट को पोलराइड किया उसकी इंटेंसिटी है सपोज I0। तो जो लाइट यहां बाहर जाएगी बच्चों, ये पास एक्सिस आपका ऐसे है, तो जो लाइट बाहर जाएगी वो ऐसे हो जाएगी। एंड मालस लॉ कहता है बच्चों कि ये और कुछ नहीं होगा, क्या होगा? इसका इंटेंसिटी होगा I0 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चा P3 में से जो लाइट पास होगी, P3 में से जो लाइट पास होगी बच्चों, उसका इंटेंसिटी होगा, क्या इंटेंसिटी होगा बच्चों इसका? तो इसका इंटेंसिटी होने वाला है, क्या लिखा है ये? P3 क्या होगा बच्चा? इसका इंटेंसिटी I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चले बच्चों, अब जब ये लाइट दूसरे पोलराइड पे गिरेगी तो देखो ये लाइट का एंगल अभी ऐसे है, दिस इज द एंगल ऑफ द लाइट, राइट। ओके, चलो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। एंड इफ यू सी ये वर्टिकल वाला एंगल कितना है बच्चों? थीटा है। तो अभी अपने पोलराइड का ये पास एक्सिस है, ठीक है, अपने पोलराइड का ये पास एक्सिस है, और उस पर गिरने वाली लाइट इस एंगल पे है। तो ये अपनी लाइट का एंगल है और ये अपना पास एक्सिस है, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा। समझ रहे हैं आपको बात को? समझ आया ना क्या किया? राइट, पहले केस में क्या था बच्चा? लाइट का एंगल ये था और एक्सिस का एंगल ये था, तो दोनों के बीच में अपने ने कितना ले लिया? थीटा एंगल ले लिया। तो बाहर आने वाली लाइट हो गई I0 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपनी लाइट ऐसे ऑसिलेट कर रही है,
और अपनी पास एक्सिस ऐसे है बच्चा, समझ रहे हो आप? अपनी लाइट ऐसे ऑसिलेट कर रही है बच्चों, और अपने पोलराइड का एक्सिस ऐसे है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट यहां पे लिखूंगा बच्चों कि एंगल बिटवीन लाइट फ्रॉम पोलराइड P3 एंड पास एक्सिस ऑफ P2 कितना एंगल है बच्चा? ये 90 माइनस थीटा। तो हम यहां पे लिखेंगे हैंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम लास्ट पोलराइड P2। देखिए लास्ट पोलराइड का पास एक्सिस बच्चों ऐसे है हॉरिजॉन्टल, तो जो लाइट बाहर आएगी वो भी कैसी हो जाएगी बच्चों? हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, क्योंकि पास एक्सिस वाली लाइट ही पास हो पाती है, बाकी कोई पास नहीं हो पाता है ना। थियरी मैंने बहुत अच्छे से आपको कराई है। थियरी अगर प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, थियरी लेक्चर टकाटक कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको फिर आगे, है ना। चलो अब माइनस लॉ यूज करते हैं बच्चा। चलिए क्या करेंगे, तो इस पोलराइड के ऊपर जो लाइट गिरी है, बच्चों उसका इंटेंसिटी पहले से ही कितना है? I0 cos स्क्वायर थीटा है। P2 पोलराइड के ऊपर जो लाइट गिर रही है उसका ऑलरेडी इंटेंसिटी I0 cos स्क्वायर थीटा है। अब जो लाइट बाहर निकलेगी मालस लॉ के अकॉर्डिंगली उसमें और क्या जुड़ेगा यहाँ पे बच्चों? cos स्क्वायर ऑफ एंगल कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा एंगल है। समझे क्या किया? ऑलरेडी इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है बच्चों उसका ऑलरेडी इंटेंसिटी I0 cos स्क्वायर थीटा है, और वापस एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा है। तो जो लाइट बाहर निकलेगी उसमें वापस और क्या जुड़ेगा मालस लॉ के अकॉर्डिंगली? cos स्क्वायर एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। मुझे पता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, बोर कर रहा हूं आपको, बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना जरूरी है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो यहां पे थोड़ा मैथमेटिक्स लगा दो बच्चा, आंसर आ गया आपका। चलो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चा? sin स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया I0 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। I0 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड ना, चलो रेडी। अब यहाँ पर थोड़ा एक मैथ्स का इक्वेशन लगाते हैं, आप बहुत बार ये कर चुके होंगे। वी कैन डू इट लाइक दिस, I0 बाई 4 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर 4 4 उड़ ही जाएगा। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई किया बिकॉज ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा का। हेंस योर इंटेंसिटी इज इक्वल टू I0 बाई 4 साइन 2 थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर है, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, I0 बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, आई बात समझ में। तो पहली लाइट गिरी I0, पहले पोलराइड में से नॉन पोलराइज लाइट आई, पोलराइज होने के बाद लाइट का इंटेंसिटी हुआ I0, राइट। पहली लाइट और एक्सिस का एंगल है थीटा, तो बाहर आने वाली लाइट हुई I0 cos स्क्वायर थीटा। अब दूसरी लाइट और इसकी एक्सिस का एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, तो बाहर जाने वाली लाइट में I0 cos स्क्वायर थीटा के साथ क्या लगेगा बच्चों? और लगेगा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दैट इज अवर माइनस लॉ। चलो अब चलते बच्चों एक्सरसाइज के ऊपर। हाँ, तो चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग में तो। एंड द क्वेश्चन इज मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस। तो बेटा इस तरह से ना, यहां पे एयर है, यहां पे वाटर है, और हमने यहां से लाइट इंसिडेंट कराई, और ये लाइट का वेवलेंथ दिया गया बच्चों 589 नैनोमीटर। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। बहुत सिंपल, वी हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। चलो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चा 1.33। तो ये हो गई आपके रिफ्लेक्टेड लाइट, ये हो गए आपके रिफ्रैक्टेड लाइट। मैं तो फिगर में आंसर लिख दूंगा सारे। ये है बच्चों रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्रैक्टेड। ठीक है, चलो तो रिफ्लेक्टेड के लिए बच्चों आंसर लिखते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट कहां पर है? एयर में ही है ना। कहां पर है रिफ्लेक्टेड लाइट? तो एयर में ही आएगी वापस, पानी तो नीचे। तो एयर में अगर लाइट है तो कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाली लाइट भी एयर में थी, रिफ्लेक्टेड लाइट भी एयर में है, तो एयर में ही है, इसलिए उसका वेवलेंथ सेम ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, राइट। चलो फ्रीक्वेंसी क्या, स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों एयर में? तो एयर में आपका स्पीड होता है, आपका मतलब लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सिंपली क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी F = c/λ। c का वैल्यू है बच्चों 3 × 10⁸।
लेमड़ा का वैल्यू है 589 नैनो, मतलब 10⁻⁹ ठीक है। अप्रोक्सीमेट कट करना है तो आप कर सकते हो, इसको 600 कंसीडर कर लो अप्रोक्सीमेट। और अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आप इतना फटाफट कैलकुलेशन कैसे करते हो, तो इसका एक ही जवाब है, ये कैलकुलेटर। सर एग्जाम में थोड़ी अलाउड होता है बेटा, हम जिस बोर्ड में है ना, गुजरात बोर्ड में, वहाँ अलाउड है, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.00509 इंटू 10⁻17 एंड दैट इज 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो चलिए ये सारा डेटा आ गया आपका किस लाइट के लिए बच्चों, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ पर है, एयर में है। अब जो आपका रिफ्रैक्टेड लाइट है बच्चों, ये रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ पर है, पानी में है, रिफ्रैक्टेड लाइट पानी में है। और आपने एग्जाम्पल 1 में क्या सीखा पता है, एग्जाम्पल 1 में आपने ऐसा सीखा कि जो रिफ्लेक्टेड और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है सबका फ्रीक्वेंसी कैसा रहता है, सेम रहता है, क्योंकि ये दोनों लाइट आई कहाँ से है, वो छोटे छोटे एटम्स में से जो ऑसिलेट कर रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से, जितनी इस लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती नहीं है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी बच्चा आपका पानी में भी सेम ही रहेगा, जो कितना रहेगा 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती नहीं है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी मैं यहां पे लिख देता हूं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, फ्रीक्वेंसी does not depends on medium, okay। Now second, चलो what do you want to find, speed, okay। So we have a refractive index, so we know that refractive index n equal to क्या होता है बच्चों, c by v। तो जो स्पीड है क्या हो जाएगा, c by n। c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। so if you do 3 by 1.33, this would be 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो नाउ यू वांट टू फाइंड द वेवलेंथ, तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है बच्चा, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, तो सिंपली क्या करेंगे, वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v by f। चलो v का वैल्यू कितना है बच्चा, 2.25 इंटू 10⁸ एंड द फ्रीक्वेंसी इज 5.09 इंटू 10⁻14। अब इसको भी आप अप्रॉक्स कट कर सकते हो, राइट। 2.25 डिवाइड बाई 5.09, so that is 0.442 into 10⁻⁻6 मीटर, और यू कैन राइट 442 नैनोमीटर। तो ये हो गया बच्चा आपका वेवलेंथ, है कि नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। ये भी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट, ए बच्चा याद है आपको वेव फ्रंट क्या था, क्या था वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट इज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस। क्या होता है वेव फ्रंट, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस, है ना। तो ऐसे सारे पॉइंट जो एक ही फेस में ऑसिलेट कर रहे हैं, राइट, वो सारे पॉइंट को ट्रैक करने वाला जो सरफेस है, दैट्स कॉल्ड वेव फ्रंट। पूछा क्या क्या है, व्हाट इज अ लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो बच्चा अगर पॉइंट सोर्स है तो चारों तरफ आपके वेव्स निकलेंगे इस तरह ऐसे, राइट। आगे की तरफ भी आएंगे वेव्स, पीछे की तरफ भी जाएंगे। तो अगर मैं पॉइंट सोर्स को सेंटर में लेके चारों तरफ एक क्या बना दूं बच्चों, स्फीयर बना दूं, राइट। सेंटर में लेके अगर मैं चारों तरफ इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस बना दूं, राइट, तो ये स्फीयर क्या हो जाएगा आपका, वेव फ्रंट हो जाएगा। तो इट इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट विथ पॉइंट सोर्स एट द सेंटर। Spherical wavefront with points to the center. Second, light emerging out of a convex lens. ध्यान से, हाँ, कौन सा लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। When a point source is placed at the focus, आपने पॉइंट सोर्स कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है, ठीक है। मतलब जो लाइट आपकी गिरेगी, फोकस में से निकलने वाली लाइट कैसी हो जाती है, पैरेलल। तो अगर बच्चों लाइट पैरेलल हो चुकी है तो आपका वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, प्लेनर। क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा कैसा होता है, वेव को परपेंडिकुलर होता है। तो वेव फ्रंट हमेशा कैसा होता है बच्चों, वेव को परपेंडिकुलर होता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वी हैव, थोड़ा आवाज आ रहा है, पता नहीं क्या है। द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार। अब अगर स्टार की बात करें, स्टार तो बहुत दूर है बेटा,
तो बहुत दूर से आने वाले जो रेज होते हैं, बहुत दूर से आने वाले रेज कैसे होते हैं? पैरेलल. सो इफ द रेज आर पैरेलल, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बनेगा बच्चा? वो भी बनेगा प्लैनर, राइट. इसमें आप थोड़ा अच्छे से स्पेसिफाई करना है कि प्लैनर वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट. तो ये हो गया आपका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेव फ्रंट. ओके, चलो नेक्स्ट. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का 1.5. सवाल है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. क्या ही सवाल है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? C बाई वी. तो V क्या हो जाएगा? C बाई एन. C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, तो वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. चलो स्पीड आ गया. I got the speed. Now what next we want to find out? Let's check out what next we want to find out. Is the speed of light in a glass independent of color of light? No. Speed of light depends on color. Speed of light depends on color of light. Tell me which color travel fastest? This is something you must have learned in 10th standard. The red color travel fastest and the violet color travel slowest, right? So we write here simply red travel fastest and violet travel slowest from prism or glass, right? And because of that only when you pass the white light you get the separation of the color. इसमें सबसे ऊपर कौन रहता है? रेड. सबसे नीचे कौन रहता है? वायलेट. एज द रेड इज फास्टेस्ट, रेड ज्यादा बैंड नहीं होगा. वायलेट इज गोइंग स्लोवेस्ट, सो इट विल बैंड मैक्सिमम एंड यू गेट द वायलेट कलर एट द बॉटम. इजी इजी. नेक्स्ट. चलिए फाइनली इंटरफियरेंस का क्वेश्चन आया. सो इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ यंग डबल स्लिट का. सो वी हैव टेकन 2 slits like this, kind of an opening, right? We have passed light from both the sources, right? यहां से दोनों में से मैंने लाइट इंसिडेंट कराई थी ऐसे, और ये लाइट यहां पे स्क्रीन के ऊपर जब इंटरफियर करी एक दूसरे के साथ, राइट? जब ये लाइट स्क्रीन के ऊपर बच्चों इंटरफियर करा तो एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, राइट? और उस पैटर्न में सेंटर में आपको एक ब्राइट लाइट दिखा था, देन डार्क लाइन, देन ब्राइट लाइन, देन डार्क लाइन. सो दिस काइंड ऑफ द पैटर्न इज कॉल्ड द इंटरफियरेंस. ठीक है, थियरी बहुत अच्छे से हमने करा हुआ है बच्चा, सारे के सारे केसेस, पानी के वेव्स का इंटरफियरेंस, then general mathematical expression of the interference, then Young double slit experiment. Okay, fine. Here we take the distance between both the sources as small d and the distance of screen we considered as a capital D. Okay, what data is given? Check out. The slits are separated by 0.28 mm. That means distance between both the slits, small d, 0.28 mm. Mm is 10⁻³ meter. And the screen is placed 1.4 meter away. Screen distance, capital D, 1.4 meter away. The distance between the central bright and fourth bright, what is given? This is called central bright fringe. This is called first bright, second bright, third bright, fourth bright. So we have the distance of fourth bright, which we call x4. Distance of fourth bright, we call it x4. That is equal to 1.2 centimeter. Right? That means from the center, if you measure, the fourth number bright line appears at 1.2 centimeter distance. You need to find out what is the wavelength of the light. बहुत simple सा है ये. So we simply write here condition for bright fringe. Something we have already proven. Condition for bright fringe, and the condition is x into d by d equal to n lambda, right? So which number bright fringe do we have? Fourth bright fringe. We simply put here 4 lambda. This is all data we have. X value is 1.2 into 10⁻⁻². Small d equal to, it is 1.2 into 10⁻⁻². Small d equal to 0.28 into 10⁻⁻3, while capital D is equal to 1.4. So जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, your answer would be 1.2 into 0.28 divided by 1.4.
divided by 4. It is 0.06 into 10 power minus 5 meter, or you can write 6 into 10 power minus 7 meter. 6 into 10 power minus 7 meter. So this is how you find the wavelength. So this is the simple condition for which fringe बच्चा? Bright fringe. इसका कंडीशन है बेटा अबे, इसका कंडीशन है बच्चा ये ब्राइट फ्रिंज का। लगे हाथों मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डार्क फ्रिंज। सो इफ यू वांट टू फाइंड द डार्क फ्रिंज लोकेशन, बच्चा डार्क फ्रिंज का कंडीशन होता है x इंटू डी बाई डी इज इक्वल टू 2n plus 1 lambda by 2 where your value of n starts from 0, 1, 2 and so on. This is the condition for the dark fringe. तो अगर आपको कोई पूछे बच्चा कि भाई चलो थर्ड डार्क फ्रिंज कहाँ पे होगा, तो सिंपली x इंटू डी बाई डी 2n plus 1 lambda में n का वैल्यू रख दो 3, यू गेट द थर्ड डार्क फ्रिंज। तो सिमिलरली आपको इस तरह से फॉर्मूला में वैल्यूज रखनी है, ठीक है। इज दैट क्लियर? फाइन, चलो आगे बढ़े। ओके, देयर इज सम कंफ्यूजन हियर। दिस विल बी 2n minus 1 because if you put 2n plus 1 वेट अ सेकंड, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपने ना ये वैल्यू 1 से स्टार्ट करने वाला फॉर्मूला लिखते हैं, राइट? अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। 2n minus 1 and your n value starts from 1, 2, 3 and so on. मैंने क्यों वहाँ पे पता है चेंज किया 2n plus 1 क्यों चेंज किया? बिकॉज इफ यू टेक 2n plus 1 राइट, तो उसमें आपको थर्ड फ्रिंज के लिए n का वैल्यू 2 रखना पड़ता। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए फॉर्मूला क्या कर देगा अपने x इंटू डी बाई डी इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। अब आपको जो फ्रिंज बोला हो सीधा n का वैल्यू डाल दो डार्क फ्रिंज का। पहला बोला हो तो n1, दूसरा बोला हो तो n2, तीसरा बोला हो तो n3 एंड लाइक दैट। ओके, चलो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये एक होता है ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में मुझे लगता है कि भाई पूछे जाने लायक है। क्वेश्चन है, in a Young's double slit experiment using monochromatic light of the wavelength lambda, intensity of light at a point on a screen where the path difference is lambda is k. Now see what happens here. समझो बेटा, there are two sources S1 S2. This is the screen. एक वेव यहां से पहुंच रहा है, एक वेव यहां से पहुंच रहा है, राइट? तो दोनों के पाथ इक्वल तो है नहीं, एज यू कैन सी। इसको कम डिस्टेंस काटना है, इसको ज्यादा डिस्टेंस काटना है। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस बच्चा, दिस इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस, वी कॉल इट डेल्टा एक्स। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जो पॉइंट के ऊपर डेल्टा एक्स का वैल्यू 1 लैम्बडा है, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी अगर कितना है बच्चों, के यूनिट्स है, राइट? तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, देखो हर एक पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस अलग होगा। देखो यहां पे इतना पाथ डिफरेंस है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट this particular point, now see what will be the path difference. Now check out, the path difference is little lesser here. So for every point you get the different path difference. Do you understand what I said? हर एक पॉइंट के लिए आपको पाथ डिफरेंस अलग अलग मिलने वाला है। तो सवाल में ऐसा पूछा है कि जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, अगर वहां लाइट का इंटेंसिटी के है, then what is the intensity where the path difference is lambda by 3? Okay, so we have the formula to find the intensity in the Young double slit experiment. So we write here intensity of the resultant light. Intensity of the resultant light is given by I equal to 4I0 cos square phi by 2. Where your phi is phase difference. Phi क्या होता है बच्चों? phi होता है phase difference, and we simply write phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. याद रख लो फॉर्मूला बच्चा। phi क्या है? phi होता है phase difference, और ये डेल्टा x क्या होता है? पाथ डिफरेंस। एंड दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों? फेस डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। फेस डिफरेंस इक्वल टू 2 pi by lambda into the path difference. Okay, now we cancel 2 from both the side. So we got some equation here, 4I0 cos square pi by lambda into delta x. Alright, now let's use this equation in both the condition. चलो पहले कंडीशन में क्या दिया बच्चों? पहले कंडीशन में दिया पाथ डिफरेंस लैम्बडा एंड इंटेंसिटी इज k. So we write here when path difference is equal to lambda, intensity equal to k. So let's put it here. इंटेंसिटी रख दो k, 4I0 cos स्क्वायर
पाई बाई लैम्बडा, और डेल्टा एक्स की जगह कितना रखना है आपको, लैम्बडा। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई वैल्यू इज -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा। Hence you get k equal to 4i0. Call it equation number 1. Understood? क्या करेंगे बच्चों, सिंपली इसको अपने कैंसिल करेंगे लैम्बडा को, राइट। चलो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कि जहां पे k का पाथ डिफरेंस है लैम्बडा बाई 3। ओके, सो लेट्स डू दैट। नाउ व्हेन यू टेक डेल्टा x इक्वल टू लैम्बडा बाई 3, व्हाट यू विल गेट इंटेंसिटी I इक्वल टू 4i0 कॉस स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना रखना है बच्चों आपको, अभी लैम्बडा बाई 3। ये कौन सी कंडीशन, लैम्बडा की कंडीशन। अब लैम्बडा बाई 3 रखो, चलो पाई पाई वुड बी कैंसल, पाई बाई 3 क्या होता है, पाई बाई 3 कॉस 60 इज 1/2, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 60 1/2 का स्क्वायर करना है, बिकॉज कॉस स्क्वायर है, cos पाई बाई 3 1/2, cos का स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, राइट। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी I इक्वल टू 4 विल बी कैंसल, व्हाट यू गॉट I0, एंड टेल मी फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट, I0 इज इक्वल टू व्हाट, k/4, I0 इक्वल टू k/4, तो सिंपली पुट हियर I0 इक्वल टू व्हाट, k/4। तो ये आ गया आपका आंसर, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 है उधर इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों, k/4 होगी, दैट इज योर फाइनल आंसर। कितना मस्त क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बच्चों कोई भी पाथ डिफरेंस आपको दे सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, I इक्वल टू 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2, एंड 5 क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है बच्चों, पाथ का डिफरेंस। गॉट इट। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए लो हम। कितने टाइम का लेक्चर हुआ है, 31 मिनट में तो खत्म हो गया सब कुछ। ओके, a beam of light consisting of two wavelengths 650 and 520 is used to obtain interference fringes in a young double slit experiment. Okay, तो हमने क्या करा है बच्चों, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने दो वेवलेंथ यूज करी है। एक लाइट है जो उसका वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर। बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं बताता हूं कंफ्यूजन क्या है। और दूसरी वेवलेंथ है 520 नैनोमीटर, दूसरी है 520 नैनोमीटर। अब बच्चे ये सोचते हैं कि एक लाइट मतलब एक सोर्स में से आने वाली लाइट है 650 और दूसरे में आने वाली लाइट है, दो बार लिखना ही नहीं था इसको। तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर एक सोर्स में से आने वाली लाइट है 650 और दूसरे में से आने वाली लाइट है 520। ऐसा नहीं है, दोनों ही सोर्स में से दो दो लाइट निकल रही है। वन इज ऑफ 650 nanometer, other is of 520 nanometer, right? Now what will happen? This both light will create their individual interference pattern, right? ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो दोनों ही लाइट अपना अपना इंटरफियरेंस पैटर्न क्रिएट करेगी। ये व्हाइट वाली जो लाइट है उसका पैटर्न, राइट, और जो येलो वाली लाइट है वो अपना पैटर्न क्रिएट करेगी। सेंटर दोनों का एक ही जगह रहेगा, राइट, इस तरह से। तो दोनों ने ही अपने अपने इंटरफियरेंस पैटर्न क्रिएट करे हैं। सवाल क्या है वो देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर अ वेवलेंथ ऑफ 650। भाई 650 वाले का थर्ड ब्राइट कहां पे होगा? ओके, सो वी राइट हियर थर्ड ब्राइट फॉर 650 नैनोमीटर। अभी मैंने आपको कंडीशन बताया बच्चा, x इंटू डी बाई डी इक्वल टू एन लैम्बडा, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज है। ओके, नाउ स्मॉल डी, कैपिटल डी, दिस डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, दिस थिंग्स आर नॉट गिवन, तो वी विल नॉट स्पेसिफाई हियर। वी सिंपली राइट x इंटू डी बाई डी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, एंड लैम्बडा इज 650 नैनो, नैनो इज 10 पावर -9, so it would be 1950. So x is equal to 1950 into 10 power -9 capital D by small d meter, or you can write 1.95 into 10 power -6 capital D by 6d meter. So इस particular location पे आपको मिल जाएगा third bright fringe. Second part is important. What is the least distance from the central maximum where the bright fringe is due to both the wavelength coincide? दोनों पैटर्न का ब्राइट फ्रिंज कहां पे कोइंसाइड होगा, दैट वी वांट टू फाइंड।
दोनों पैटर्न का ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे मिलेगा? एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों पैटर्न अलग अलग है, बट एट सम लोकेशन, एट सम पोजिशन दोनों का ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। हमें वही फाइंड करना है कहाँ पे मिलेगा। ओके, सो वी फाइंड हियर, वी राइट लाइक सपोज bright fringes of both patterns, bright fringes of both patterns suppose coincide at distance x from center, right? Then what we can write? Bright fringe है ना, so x into d by d equal to n lambda. ओके अब दोनों पैटर्न के लिए होगा। सपोज पहले पैटर्न के लिए है n1 लैम्बडा 1 और येलो वाले पैटर्न के लिए है सपोज n2 लैम्बडा 2। मतलब पहले पैटर्न का n1 नंबर का ब्राइट फ्रिंज और दूसरे पैटर्न का n2 नंबर का ब्राइट फ्रिंज एक ही जगह गिरा है, मतलब दोनों का डिस्टेंस x कैसा होगा? सेम होगा। सो व्हाट आई सिंपली डिड, x into d by d for both the pattern should be same, right? Got it? So we can write simply here n1 by n2 equal to lambda 2 by lambda 1। ओके चलो lambda 1 lambda 2 कितना वैल्यू है बच्चों? 650 and 520। सो दिस इज lambda 1 is 650, lambda 2 is 520। थोड़ा यहाँ पर स्पेसिफाई कर लेते हैं, lambda 1 is 650 नैनोमीटर and lambda 2 is 520 नैनोमीटर। ठीक है, ओके सो दिस रेशियो इज गोइंग टू बी n1 by n2 would be equal to, or will it be 4 by 5? Okay, so we can simply write hence n1 is equal to 4 and n2 equal to 5. Next integer value would be 8 by 10, then value will be equal to 12 by 15 like that. So smallest value क्या होगा? 4 and 5. So we can write here that fourth bright fringe of first pattern, fourth bright fringe of 650 nanometer and fifth bright of 520 nanometer coincide। चलो आई बात समझ में इतना? ठीक है, ओके थोड़ा क्रॉस हो गया राइटिंग, सीधा कर लेते हैं, सही है। ओके चलो तो कहां पे मिलेगा वो भी बता देते हैं। हेंस वी कैन राइट x into d by d इक्वल टू, आपकी मर्जी, लेट्स टेक n1 लैम्बडा 1। ठीक है चलो n1 का वैल्यू, n1 को इतना आया है 4 और वो कौन सी वेवलेंथ थी? लैम्बडा 1 was 650 नैनो। सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2600, मतलब 2.6 इंटू 10 पावर -6, कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे, बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू कैपिटल डी स्मॉल डी, वी कीप इट एज इट इज मीटर। तो इस लोकेशन के ऊपर दोनों का ब्राइट फ्रिंज मिलने वाला है, राइट? पहले पैटर्न का 650 नैनोमीटर पैटर्न का चौथा ब्राइट फ्रिंज होगा और 520 नैनोमीटर पैटर्न का पांचवा ब्राइट फ्रिंज होगा, दोनों एक ही जगह मिलेंगे, राइट? सो बच्चा यहाँ हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स कंप्लीट, राइट? मुझे पता है मैंने दीवारी में थोड़ा लंबा ब्रेक ले लिया है, बट कोई नहीं, ब्रेक के बाद अब रिटर्न हो चुके हैं, फटाफट सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एंड माय नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक 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 ऑर्गेनिक, एंड बिलीव मी, वंस आई अपलोड माय ऑर्गेनिक लेक्चर्स, पूरे यूट्यूब के सारे ऑर्गेनिक लेक्चर उसके सामने फीके हो जाएंगे। आई एम चैलेंजिंग इट, देखते जाओ, अगले दिनों में आने वाला है ऑर्गेनिक। चलिए बिफोर दैट ये लेक्चर को अच्छे से देख के नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा और सपोर्ट मिले, थोड़ा और मोटिवेशन मिले कि आपको और अच्छा लेक्चर्स दिया जाए। चलिए बच्चा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।